नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज मैं बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र की। खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही राजनीति की मैं बात करूंगा। पार्टी की बेबसी की, पार्टी के नेताओं की मजबूरी। एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपको लगता है ये चैनल ऐसा है जो गोदी मीडिया नहीं है, मुखरता से आपकी बात कहता है, सच सामने लाता है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे 2 और चैनल हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश की खबरें देखना चाहते हो तो 4 PM यूपी, और बिहार की खबरें देखना चाहते हो तो 4 PM बिहार। ये राज्यों के चैनल है 4 PM के, तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हमें फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी को एक जमाने में पार्टी विद द डिफरेंस कहा जाता था, यानी एक ऐसी पार्टी जहां पूरा आंतरिक लोकतंत्र है, जहां सब अपनी बात रख सकते हैं, जहां प्रमोद महाजन जैसे नौजवान भी अटल बिहारी वाजपेयी से उलझ सकते हैं और संजय जोशी जैसे पदाधिकारी भी आडवाणी जी का इस्तीफा मांग सकते हैं। लेकिन इस पार्टी में अब इंदिरा गांधी की कांग्रेस से भी ज्यादा बड़ा आला कमान कल्चर हावी हो चुका है। इस आला कमान कल्चर में भी गजब का पावर सेंटर है। यूं कहें कि इस पावर सेंटर में सिर्फ एक पिरामिड है। इस पिरामिड टॉप पर बॉस बैठते हैं, तो एक कोने पर उसके टारगेट मास्टर बैठते हैं, साथ ही दूसरे कोने पर पार्टी के सांकेतिक मुखिया, तो बॉस और टारगेट मास्टर के आदेश की तामील करते हैं। और साथ ही बॉस को कभी कभी देवताओं का देवता भी बताते रहते हैं, इससे बॉस खुश है। बॉस जब चाहे तब मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल बदल दें, जिसे चाहे उसे अपनी कैबिनेट से हटा दें और जिसे चाहे उसे संसदीय बोर्ड से निकलवा दें। अब ना तो नागपुर की फिक्र है और ना ही झंडेवालान के आदेश की प्रतीक्षा है। अब आदेश कहीं और से आता है। आदेश देने वाला देश का पूंजीपति है, वो कुछ भी कर सकता है। यानी बॉस के ऊपर जो सुपर बॉस है, उसकी महिमा अपरंपार है। उसकी महिमा का कोई सानी नहीं है। उसकी महिमा गजब है, इतनी अपरंपार कि उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। लेकिन इसी पिरामिड सेट ने अब भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया है। इस नए स्ट्रक्चर में ना तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कोई महत्व है और ना ही पार्टी के संसदीय बोर्ड का। नया बना मार्गदर्शन मंडल कहां गया, अब तो कोई उसकी चर्चा भी नहीं करता, संग भी नहीं करता। अब तो भाजपा मतलब सिर्फ बॉस और कार्यकर्ता का मतलब बॉस के आदेश की तामील करने और लोगों से उनका आदेश पालन कराने वाला आदेशपाल। मगर इसी व्यवस्था ने पार्टी में असंतुष्ट लोगों की एक ऐसी जमात खड़ी कर दी है, जिस जमात के बीच अब 2024 के चुनावी नतीजों का इंतजार करने के सिवाय कोई विकल्प ही नहीं है। क्या करे आदमी? ये बेचारे असंतुष्ट लोग नीतीश कुमार की तरह विपक्ष में जाकर बैठ भी नहीं सकते, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा भी नहीं लगा सकते, क्षेत्रीय दलों के खात्मे की बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों का संसदीय जीवन बॉस की तरह मुख्यमंत्री के बनने के बाद तो शुरू हुआ नहीं है, जो सिर्फ सत्ता नाम केवलम के मंत्र का जाप करे। ये सब लोग लंबे समय तक संसद और विधायिका में विपक्ष में रहे हैं, आंदोलन किया है, लड़े हैं, भिड़े हैं, सत्ता पक्ष में भी बिना लाल बत्ती के कई कई बार रहे हैं और पक्ष विपक्ष में रहते हुए सदन के अंदर अपनी भूमिका का बखूबी निर्वहन किया है। अलग अलग संसदीय और विधायी समितियों में दिन रात काम करके कई कानून बनाए गए और फिर अपने बनाए कानूनों में भी सदन में बहस के दरमियान अपने ही लोगों के मार्फत संशोधन और आलोचनाओं को भी झेल रहा है और अक्सर इन सब में अपनी सहमति भी जताई है। मगर आज जो दौर है उसमें बॉस ही सब कुछ है।
बॉस की पार्टी में ना कोई मंत्री की हैसियत है और ना किसी मुख्यमंत्री की हैसियत। सब कुछ बॉस की इच्छा ही सर्वोपरि है। सांसदों विधायकों को भला पूछता ही कौन है? वो तो सिर्फ बॉस के सुपर बॉस की यहां से बनकर आने वाले विधेयकों पर ठप्पा लगाने के लिए सिर्फ रोबोट की भूमिका में है। आप सोचेंगे मिट्टी घुमा फिरा के बात क्यों कर रहा हूं, तो मैं सीधा सीधा मुद्दे पर आ रहा हूं। हम बात कर रहे हैं भाजपा में कभी शीर्ष पर रहे और आज कहीं के नहीं रहे। फिलहाल कह रहा हूं, भाजपा में कभी शीर्ष पर रहे और आज कहीं के नहीं रहे उन नेताओं की जो कभी संसद से सड़क तक भाजपा की सबसे बुलंद आवाज हुआ करते थे। पूरी भाजपा ही इनके इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन तब भी भाजपा का साधारण कार्यकर्ता भी सीधा इन तक पहुंचकर अपनी बात कह लेता था। कई बार तो इनको खरी खोटी भी सुना देता था, लेकिन ये लोग बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि ये सब नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी और रज्जू भैया के स्कूल के विद्यार्थी थे। लेकिन अब ये लोग विद्यार्थी की हैसियत में भी नहीं छोड़े गए। अब ये अंतिम समय में किसी कार्यक्रम में बुलाए जाते हैं और सिर्फ इतना कहकर कि मुझे अंतिम समय में बुलाया गया, अपनी पीड़ा का, याद है ना आपको राजनाथ सिंह ने लखनऊ में कहा था कि मुझे सिर्फ अंतिम समय में बुलाया गया, इजहार कर देते, अपनी पीड़ा बता देते। कई लोग मनमोहन सिंह और नेहरू की प्रशंसा करके खुद को 2024 तक प्रासंगिक बनाए रखने के फार्मूले पर चलते हैं, तो एक आध ऐसे लोग हैं जो दिग्गी राजा से दोस्ती निभाकर अपनी बेबसी को 2024 तक के लिए बचाकर रखने की कोशिश करते हैं। एक आध लोग ऐसे भी हैं जो अशोक गहलोत और देवेगौड़ा खड़गे से भी तार जोड़े रहते हैं। एक पर तो नीतीश कुमार की भाजपा चलाने का आरोप भी कुछ गोदी मीडिया के लोग लगाते रहे हैं। ऐसे नेताओं में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, बीएस येदियुरप्पा, शिवराज सिंह चौहान, सुशील मोदी, वसुंधरा राजे का नाम प्रमुखता से लिया जाता रहा है। लेकिन महाराष्ट्र और बिहार की सियासत ने इन सबको खुश होने का मौका दे दिया है। वैसे इन्हें मौका सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था, स्टूडेंट्स की नाराजगी और बेरोजगारी ने भी दिया है। पर असली ताकत तो इन सबको संघ के एक ताकतवर समूह से मिल रही है, जो अपनी उपेक्षा से काफी आहत है। रही बात जनता की, तो जनता भी अब देख रही है कि यही असंतुष्ट लोग ही हैं जिनके सामने जनसभाओं में ट्रोल करके उन्हें आर्मी की भर्ती के लिए जवान खिलवा ली जाती है। लेकिन इनके जवान खोलने के बाद बॉस का जो आदेश होता है वो सिर्फ 4 साल वाली वैकेंसी की तरह होता है। मतलब ये लोग इतने बेबस हैं कि सरकार में कोई बात तक नहीं रख सकते। पत्रकारों के माइक और कैमरा हटते ही इनकी बेबसी इनकी जवान पर आ जाती है। लेकिन करें तो क्या करें, 2024 का ही इंतजार कर सकते हैं, वरना कौन आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी बनना चाहेगा। विजय रूपाणी और नितिन पटेल को आपने देखा गुजरात में वीआरएस दे दिया गया। येदियुरप्पा को पहले ही वीआरएस दे दिया जा चुका है। सुशील मोदी ना पटना वाले बचे और ना ही राष्ट्रपति भवन से शपथ लेने का बुलावा उन्हें आया। वसुंधरा राजे रडार पर हैं, कल किसका नंबर लग जाए इसका पता सिर्फ बॉस को है। और बॉस की हैसियत ऐसी है कि सत्ता के सिवा उनका कोई राजनीतिक कैरियर कभी रहा नहीं। बेचारे बॉस राबड़ी देवी की तरह मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार विधायिका का मुंह देख सके थे। लिहाजा राजनीतिक प्रणाली और संसदीय व्यवस्था के सिस्टम में अपने पूर्ववर्ती का सिर्फ रेनकोट ही उन्हें दिखाई देता है, ना कि अपने पूर्ववर्ती की आर्थिक समझ। ऐसे में अपने सहयोगियों को पता नहीं रेनकोट भी उन्हें दिखता होगा या नहीं, लेकिन रेनकोट से आगे वो देखते होंगे या नहीं ये भी नहीं पता। या तो वो उनका ब्रांडेड चश्मा ही समझता होगा। ऐसे में इन सब असंतुष्टों को हर बीते दिन 2024 का बेसब्री से इंतजार प्राथमिकता बन रहा है। तो धैर्य बनाए रखिए। 2024 के जनता की अदालत से पहले सिर्फ 2023 का मानसून ही रेनकोट की तरह जरूर एहसास कराएगा। कई राज्यों के चुनाव हैं, उसके बाद तो बॉस और उनके दोनों पोर्टेबल बॉस को रेनकोट की जगह हर चौराहे पर अग्निवीरों का सामना करने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करना होगा। ईडी और सीबीआई का डर विपक्ष तो भले नहीं रहा, लेकिन असंतुष्ट तो हर पल बॉस के डर के साथ
डर के आगे जीत है का दबी जबान से उद्घोष करने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन करेंगे या नहीं ये भी तय है कि इसके बाद हंगामा जारी है। इन सबके मुखार बिंदु से निकलने वाला खूंखार शब्दों के लिए 2024 के मध्य तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि इनकी उम्मीदों के मुताबिक तब तक बास रूपी एंटीबायोटिक दवा की एक्सपायरी डेट आ चुकी होगी। मगर एक्सपायरी दवा के साथ क्या क्या सलूक होता है, ये बात राम प्रकाश गुप्ता को बुढ़ापे में कुर्सी से हटाकर कुर्सी पर बैठने वालों से बेहतर शायद ही कोई जानता होगा। क्या होगा राजनीति में अब मैं आपको बताता रहूंगा। आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। शुक्रिया, थैंक यू।